हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को वेलकम करता हूं। और डिस्कशन चल रहा था हमारे स्टैटिक जीके के चैप्टर नंबर 11 इंडियन डिफेंस सिस्टम का, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ये होगा इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के सवालों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, स्टैटिक जीके हर वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। पहला सवाल पूछता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी, द मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहली चीज, जब कभी भी एलओसी का जिक्र हो तो इसको स्पेसिफिकली आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये तो चलो आसान बात है, इसको लेकर कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। तो जो डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री होती है ना, उसको हम इस एलओसी के रूप में कंसिडर करते हैं। और ये वाली जो एलओसी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको नजर आ रही है, ये एक आपके जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री बाउंड्री है, एक डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री है। तो यहीं से एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपकी एलओसी स्टम करती है, वो बताइए कौन से एग्रीमेंट से करती है। तो 1972 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, वो था शिमला एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये शिमला एग्रीमेंट जो तैयार करा गया था इस लाइन के एक मिलिट्री बाउंड्री के कंसिडरेशन के रूप में, वो रिनेमिंग करके करा गया था। किसकी रिमेनिंग करी गई थी? 1949 के अंदर जो सीज फायर वाला लाइन था, उसको रिनेम करके ये एलओसी 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट के अंदर करी गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो एलओसी है ना, ये हैवीली मिलिटराइज्ड है। यहाँ पर आपको सीज फायर के वायलेशंस वगैरह देखने के लिए मिलते रहते होंगे, न्यूज में आप सुनते रहते होंगे। तो इस सवाल में मैंने इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब एलएसी के बारे में बताइए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक इफेक्टिव बॉर्डर है जो कि दिए गए चार विकल्प में से भारत और किसके बीच में? एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेफर करता है एक अनऑफिशियल बाउंड्री को। ये एक अनऑफिशियल बाउंड्री है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आपको डिस्प्यूटेड जो इनके बॉर्डर रीजन्स है वहां पर नजर आती है। तो इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो ये टर्म है, इसको पहली बार यूज करा गया था 1959 में। ठीक है, किसके द्वारा? जू इनलाई के द्वारा। मैं यहां पर लिख देता हूं किसने इसको यूज किया, जू इनलाई। ऐसे सवाल अगर इनको पूछने का रहे तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें। तो 1959 में स्तंभ को ये पहली बार यूज करते हैं और फिर फाइनली 1962 का जो इंडियो चाइना वॉर था उसमें इसको फॉर्मलाइज करा गया। तो विद इन जो लीगल कोडिफिकेशन होता है उसमें हर कंट्री एक एक्चुअल कंट्रोल के एरिया को मार्क करता है, जिसमें ये आपका एलओसी एक्चुअल कंट्रोल का जो एक बाउंड्री है वो इंडिया और चाइना के बीच में आपको नजर आएगा। फिर बाद में इसको रेटिफाई भी करा गया था 1990 के अंदर। तो ये चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। एक डूरंड कमीशन को स्टैब्लिश करा गया था कि जो उस समय पर ब्रिटिश इंडिया था और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करा जाए। ये 1893 के अंदर स्टैब्लिश्ड एक लाइन है जिसको कहा जाता है डूरंड लाइन। तो ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको डिफाइन करता है। इसको भी याद रखेंगे भाई। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, जो कि सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान को, नीचे दिए गए में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा, इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ कमीशन के गठन के बाद इस इंटरनेशनल लाइन को ड्रॉ करा गया था। कब? 1947 में। तो ये जो पंजाब है और बंगाल है उसको सेपरेट करती है पार्टीशन के दौरान। तो ये किसके नाम पर रखा गया था? जिसके द्वारा इस बाउंड्री को डिमार्केट करा गया था ना, वो जज थे एक। उन जज का नाम था सारेल रेडक्लिफ। तो इनके नाम पर इस बाउंड्री लाइन को रखा गया है, ये रेडक्लिफ लाइन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक इंटरनेशनल बॉर्डर रहेगी। The मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स इंडियाज लीगल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस बार मैंने आपसे मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा है, जो कि ये कानूनी सीमा है जो कि किस देश के साथ भारत को अलग करती है।
तो ये चाइना के साथ एक इंटरनेशनल लीगल बॉर्डर्स है जो कि लाइन डिमार्केट करी गई है, और इस मैकमोहन लाइन को एग्री करा गया था 1914 में। एक कन्वेंशन हुआ था जिसको सिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी गई थी, लीगल बाउंड्री इंडिया और चाइना का। जो अ, अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है ना, अरुणाचल प्रदेश में चाइना और इंडिया के बीच में ये आपको लाइन डिमार्केटेड नजर आएगी। चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसकी वजह से हमारे देश का जो पूर्वी भाग है वहां पर डिस्प्यूट्स रहते हैं बहुत ज्यादा। What was the name of the operation by the Indian Armed Forces that led to the annexation of Hyderabad state into India? वह ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने हैदराबाद राज्य को भारत में विलय किया? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। ये जो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में इन्होंने दिया है। तो ये एक मिलिट्री एक्शन था जिसको लॉन्च कब करा गया था? 13 सितंबर 1948 को, सो दैट के हैदराबाद को मर्ज किया जा सके। इसको पुलिस एक्शन भी कहा जाता है, कई सारे लोग इसको पुलिस एक्शन ऑफ हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारी सिचुएशन थी जो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने पहले मना कर दिया था, फिर ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसके बाद उन निजामों ने सरेंडर कर दिया। मेजर जनरल कौन से थे? मेजर जनरल चौधरी, इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन पोलो किस वर्ष लॉन्च करा गया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलाया गया था, और साल अभी मैंने पीछे बताया था 1948, है ना। क्यों था, क्या था, वो मैंने बातें आपको बता दी थी। आइडेंटिफाई द कमांडर इन चीफ हु लेड द निजाम्स आर्मी ऑफ हैदराबाद ड्यूरिंग द ऑपरेशन पोलो। अब मैंने आपसे पूछा है कि ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद के निजाम की सेना का जो मुख्य कमांडर था वो कौन था? तो इसमें आपको नाम याद रखना है S.A. एल्ड्रस। तो ये मेजर जनरल सईद अहमद एल एड्रस था जो कि ऑफिशियल कमांडर इन चीफ था हैदराबाद स्टेट फोर्स का, जिस समय पर 1948 के अंदर ये ऑपरेशन पोलो चलाया जा रहा था। लगभग 6000 इसके अंदर ट्रेंड पर्सनल थे जो कि इनके सपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, भाई निजामों की सेना को हेड करता हुआ व्यक्ति कौन है? यहाँ पर ऐसे एल्ड्रस। चलिए, the military operation of India that led to the capture of Goa, Daman and Diu and Anjedwa islands from Portuguese colonial control in 1961 was called। इस बार मैंने आपसे 1961 में पुर्तगाली उपनिवेशीय नियंत्रण से गोवा, दमन और दीव और अंजेदिवा द्वीपों की मुक्ति के लिए किए गए भारतीय सेना अभियान का नाम पूछा है। तो समय तो क्लियर है, दिसंबर 1961 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। इसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। और इस ऑपरेशन की वजह से जो पोर्चुगीज का रूल था गोवा और सराउंडिंग टेरिटरीज के अंदर वो खत्म होता है, और इसके जरिए जो गोवा, दमन एंड दीव और अंजेदा जो आइलैंड्स है वो हमने वापस पाए थे। तो याद रखेंगे इस ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन विजय। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर? कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कारगिल का कन्फ्लिक्ट था वो मई जून 1919 में हुआ था, ये वाली बात सबको पता है। और मैंने जब प्रधानमंत्रियों वाला आपके साथ स्टैटिक जीके का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने एक प्रधानमंत्री को आप लोगों को बताया था जो कि 1998 से लेकर 2004 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। वो कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और इन्हीं की वो सरकार थी जिन्होंने ऑथराइज किया था ऑपरेशन विजय, जो कि इंडिया का मिलिट्री कैंपेन था कारगिल की हाइट्स पर, वो भी ऑपरेशन विजय। मैं इस पर भी लिख देता हूं ऑपरेशन विजय। ये कारगिल की हाइट्स को रिकैप्चर करने का जो कैंपेन है इसको भी ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। तो याद रखेंगे इसको। द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर। अबे पीछे मैंने बताया है ना, ऑपरेशन विजय कोड नेम था कारगिल वॉर का जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर, ठीक है। चलिए, कारगिल विजय दिवस को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। कारण क्या है? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो ऑफिशियली एंड हुआ था और इंडिया की उसमें जीत हुई थी, समय कौन सा है? 26 जुलाई ऑफ 1990
1949। तो इंडिया की विजय के बाद इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में हम हर साल 26 जुलाई को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर हम ट्रिब्यूट देते हैं, रिमेंबर करते हैं जो उस समय पर लोगों ने और जो आर्म्ड फोर्सेस के सेक्रीफाइसेस और उन्होंने बहादुरी दिखाई थी उसको ऑनर करने के लिए। विच कारगिल हीरो ने कहा था ये दिल मांगे मोर? आप सभी लोगों को पता होगा, हम विक्रम बत्रा की बात कर रहे हैं। मूवी बन चुकी है भाई। इस मूवी के बाद इस मूवी के जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उन्होंने शादी भी कर ली है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा को फेमसली कहा जाता है ये दिल मांगे मोर। इन्होंने रेडियो के ऊपर अपनी कैप्चरिंग पॉइंट को कहा था कि भाई अभी हमें और कैप्चर करना है। तो फिर इनको इनके मरणोपरांत एक अवार्ड भी दिया गया था। वो कौन सा अवार्ड था? परमवीर चक्र। याद रखिएगा, इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम ऑनर है। पहले मैं इस पर बात कर चुका हूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिलेशन बताइए, इन चार में से किसके साथ संबंधित है? इसकी इंपॉर्टेंट जो डेट है वो जून 1984 आप लोगों को याद रखनी है। तो भारतीय जो आर्मी थी वो कई सारे जो आर्म्ड मिलिटेंट्स थे, जिसमें भिंडरावाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब से निकालने के लिए इंडियन आर्मी का ये एक कैंपेन था, इसको कहा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये 1984 के सिख राइट्स से आपका संबंधित है, याद रखेंगे। इस ऑपरेशन के जो डेप्यूटी थे उसने सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया था और उसके बाद ये जो मिलिट्री एक्शन है इसको चलाना पड़ा था। नेम द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टू रिमूव मिलिटेंट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को हटाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम बताना है। अभी पीछे मैंने जून 1884 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करी थी। यही है भाई, इंदिरा गांधी के दौरान इसको चलाया गया था। What was the code name given to operation carried out by Indian Defence Forces against the 2008 मुंबई अटैक्स? 2008 मुंबई हमलों के दौरान भारतीय रक्षा बलों द्वारा किए गए अभियान का कोड नाम क्या था? पता है आपको इसका नाम? अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आज के बाद याद रखिएगा, ये था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ठीक है, इसमें जो हमारे एनएसजी कमांडोज थे उनको एयरलिफ्ट करके मुंबई की साइट्स के ऊपर जो ओबराय होटल था, ताज होटल था, वहां पर उतारा गया था और लगभग 60 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था। जो 8 टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज करा गया था, जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू करा गया था। तो ये ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो याद रखना है आपको। ऑपरेशन मेघदूत, ये कोड नेम है, बताइए दिए गए 4 विकल्प में से किसका? तो हुआ क्या, ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करा गया था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल ऑफ 1984। तो हुआ क्या था, इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक करा गया ऑपरेशन था जिसमें जो लद्दाख के अंदर सियाचिन ग्लेशियर है उसको कैप्चर करा था। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि लगभग समुद्री तल से 5000 मीटर ऑल्टीट्यूड पर चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन के अंदर उद्देश्य ये था कि जो पाकिस्तान की प्लानिंग थी ना, उनका एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन अबादील, कि हम जो कई सारे दर्रे उधर की साइड पड़ते हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन फिर हमारा ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया जिससे पाकिस्तान के जो लोग जो एक कोशिश कर रहे थे कैप्चर करने की उन पासेस को, उनको वहां से पीछे ढकेला गया था। डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1984 का ही समय है। विच प्लेस इज कॉल्ड द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी जिस सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत हमने चलवाया था ना, उसी को कहा जाता है हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ऑपरेशन मेघदूत इसको लेकर इंपॉर्टेंट है, जो कि 1984 के अंदर भारतीय आर्मी के द्वारा चलाया गया था। कौन सा दिन इज मार्क्ड बाय इंडियन आर्मी every year as Siachen Day to commemorate the courage of Indian Army under Operation मेघदूत? देखो यहां पर तो मेघदूत आना चाहिए था, सियाचिन डे के रूप में मना रहे हैं। ये वही है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इस ऑपरेशन मेघदूत के जरिए हमने उसको रेस्क्यू किया था, सियाचिन ग्लेशियर को। तो इसको हम सालाना सियाचिन डे के रूप में मनाते हैं। जो भी वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल फील्ड के ऊपर भारतीय सेना की ब्रेवरी थी उसके डिस्प्ले को ऑनर करने के लिए।
तो ये 13 अप्रैल को आप लोगों को याद रखना है, सियाचिन डे के रूप में मनाया जाता है, ऑपरेशन मेघदूत के उस दिवस को याद रखने के लिए। Which of the following operations was carried out by Indian Armed Forces against the LTTE to take control over Jaffna, Sri Lanka in 1987? निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन को 1987 में श्रीलंका के जैफले में एलटीटी को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था? इसका नाम था ऑपरेशन पवन। कब लॉन्च करा गया था इसको? अक्टूबर 1987 में लॉन्च करा गया था। जो आईपीकेएफ था उससे जाफना का कंट्रोल ले लिया था और फिर हमारी जो फोर्सेस है वो वापस उस कंट्रोल को लेते हैं और इससे ना हमारे और श्रीलंका के बीच में कई सारे जो एग्रीमेंट थे वो बेकार हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स ने, लगभग 214 भारतीय सैनिकों की जान भी गई थी। बहुत बड़ा ऑपरेशन था ऑपरेशन पवन। Which operation of Indian Army was the largest anti-infiltration operation launched to clear deep trenches made by terrorists in Punch area of Jammu and Kashmir in 2003? 2003 में जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा बनाए गए गहरे गंदकों को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन कौन सा था? 2003 की हम बात कर रहे हैं तो उस समय पर सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। सर्प विनाश याद रखिएगा। तो जितने भी डिफेंसिव ट्रेंचेस मिलिटेंट्स के वहां पर बने हुए थे उनको डिस्ट्रॉय करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, बहुत सारे आतंकवादियों को यहां पर माना गया था ऑपरेशन सर्प विनाश में। Operation Cactus was an operation by Indian Armed Forces to foil the coup of which neighboring country? ऑपरेशन कैक्टस किस पड़ोसी देश में हुए तख्ता पलट को विफल करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया था? ये मालदीव्स की घटना है भाई। आज के टाइम में मालदीव्स इन बातों को याद भी नहीं रखता है। तो ये नवंबर 1988 का समय, जहां पर जो मालदीव के अंदर कूप करने का अटेम्प्ट करा गया था, उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने एक माले के अंदर अपना एक ऑपरेशन किया था। विद इन 6 आवर्स इस कूप को इन्होंने यहां पर खत्म करा था। तो वहां पर उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार को मिनिमल कैजुअलिटीज के साथ बचा लिया गया था। तो ये मालदीव्स के अंदर चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस, नवंबर 1908 वाला आपको याद रखना है। What is the name of the operation carried out by India to evacuate its citizens from the war torn Afghanistan in अगस्त 2021? तो देखो, हाल फिलहाल में भारत का कोई भी ऑपरेशन चलाया जा रहा हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2021 के अंदर अफगानिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो इसी अगस्त 2021 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति, जहां से लगभग 800 से ज्यादा जो भारतीय हैं और फॉरेनर नेशनल्स हैं उनको काबुल से इवैक्यूएट किया गया। ठीक है। In March 2022, the evacuation operation to bring Indian citizens from Ukraine was called. यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था रशिया ने। उस समय पर भी भारत सरकार के द्वारा और भारतीय नेवी के द्वारा और इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको कहा गया ऑपरेशन गंगा। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडियन सिटीजन्स जो कि यूक्रेन में थे उस समय पर, उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। The Indian Army has used tanks originally designed and built in many countries. Which of these countries has India never bought tanks or licensed for production? भारतीय सेना ने कई देशों में डिजाइन और निर्मित टैंक इस्तेमाल किए हैं। इनमें से किस देश से भारत ने कभी टैंक या उत्पादन लाइसेंस नहीं खरीदा है? कभी भी इंडिया ने जर्मनी से इस प्रकार की कोई चीज नहीं खरीदी है भाई। ठीक है, इंडिया ने यूएसएसआर, रशिया से बहुत सारे टैंक मंगाए हैं, यूके के साथ मंगाया है, अलग अलग देशों के साथ मंगाया गया है, जर्मनी से भी मंगाते रहते हैं, सॉरी फ्रांस से भी मंगाते रहते हैं, लेकिन जर्मनी से नहीं मंगाया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मेड टैंक? इन चार में से बताइए जो पूरी तरह भारत का निर्मित टैंक है। ये है अर्जुन। सवाल ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसको किसने डेवलप करा है? इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया है। याद रखोगे इसको, अर्जुन। Which among the following is an Indian variant of the Russian T-90s tank tailored specifically for Indian terrain with assistance from Russia and France?
निम्नलिखित में से कौन सा रूसी T-90 टैंक का भारतीय वेरिएंट है जिसे भारतीय इलाकों के लिए रूस और फ्रांस की मदद से विकसित किया गया है? अब कोई भी ऐसा इवेंट आपको सुनने के लिए मिलता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है भीष्म। ठीक है, तो ये जो T-90S टैंक है ना, ये उसका एक प्रकार से डेजिग्नेटेड वेरिएंट है, जिसको भारत ने एडेप्टेशंस के साथ कई सारी चीजें इसके अंदर ऐड करके तैयार करा है। फ्रेंच टेक्नोलॉजीज को भी इसमें यूज करा गया है। भीष्म। विच इज द फर्स्ट इंडिजिनस बैटल टैंक ऑफ इंडिया आर्मी? भारतीय सेना का पहला स्वदेशी युद्ध टैंक कौन सा है? इसमें आपको याद रखना है विजयंता। जब पहला पूछा जाए तो ये इंडिया के द्वारा बिल्ड करा गया है, और यहाँ पर जो लाइसेंस लिए गए वो यूके की एक एजेंसी है विकर्स, आप चर्चा में इसको सुनते होंगे। इससे लाइसेंस लेकर इसको तैयार करा था। विजयंता। अर्जुन इज अ थर्ड जनरेशन डेवलप्ड बाय इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन आर्मी। तो अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड जनरेशन क्या है? अभी पीछे बताकर आया था ना, ये मेन बैटल टैंक है। अभी बात करके आया था, डीआरडीओ का इंडिजिनसली डिजाइंड थर्ड जनरेशन टैंक है ये। ओके, इसके अंदर लगभग 120 mm एक राइफल गन को भी फीचर करा गया है। फायर कंट्रोल को भी इसके अंदर यूज करा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बैटल टैंक्स इन द इंडियन आर्मी? इनमें से कौन सा भारतीय सेना में युद्ध टैंक नहीं है? T-72 अजय ये है, BMP-2 शरथ ये भी है। अर्जुन पर हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। ये जो MiG-29 है ना, ये नहीं है भाई एक बैटल टैंक। ये क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट है, टैंक नहीं है ये। तो यहां पर ये वाला हमें एलिमिनेट करना था। द मेन बैटल टैंक यानी कि MBT अर्जुन को मैन्युफैक्चर्ड करा गया कौन सी भारतीय कंपनी के द्वारा? तो भाई इसमें हमारी हैवी व्हीकल फैक्ट्री इन्वॉल्व है यार, इसे याद रखना है। ये आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। तमिलनाडु के अंदर एक जगह है अवादी, अवादी तमिलनाडु, यहां पर इसकी हैवी व्हीकल फैक्ट्री के अंदर MBT अर्जुन को मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। ओके। विच कंट्री इज द प्राइमरी सप्लायर ऑफ द T-90 बैटल टैंक्स टू द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना को प्रमुख रूप से T-90 युद्धक टैंकों किस देश की आपूर्ति से मिलते हैं? अभी पीछे बताकर आया था ना, T-90S भीष्म, जो कि सोर्स करा था हमने कहां से? रशिया से। तो यहां पर रशिया हमारी हेल्प करता है भाई। Which battle tank was primarily used during the Kargil conflict of 1999 by the Indian Army? 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुख्य रूप से कौन सा युद्धक टैंक भारतीय सेना ने इस्तेमाल किया था? तो इंडियन आर्मी ने यहां पर डिप्लॉय करा था T-72। T-72 अजेय। ठीक है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तो कॉम्बैट वगैरह में इसको यूज करा जाता है। T-72 टैंक बिलोंग करता है कौन सी कंट्री से? अभी मैंने पीछे बताया था कि T-72 जो पहले का सोवियत एरा था, वहां पर मेन बैटल टैंक था। 1970s के अंदर इसको डिजाइन करा गया था। तो इसको हम सोवियत यूनियन के साथ इसका संबंध रखेंगे भाई। ठीक है। इंडियन एयर फोर्स डे को बताइए दिए गए चार विकल्प में से कब मनाया जाता है? तो देखो, जब इंडियन एयर फोर्स की फाउंडेशन रखी गई थी, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इंडियन एयर फोर्स की जो डे को हम कोमेमोरेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स के फाउंडेशन डे के रूप में, वो कब करते हैं? 8 अक्टूबर 1932 की डेट को। तो ये 8 अक्टूबर याद रखिएगा भाई, इंडियन एयरफोर्स दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके। द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग 4 years? अभी बताकर आया आपको पीछे। 1932 के अंदर रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में इसका गठन करा गया था, और पहला जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन था वो आपका अप्रैल 1933 में कमेंस करा गया था। ओके। फिर ये जो रॉयल वर्ड पहले लगा हुआ था, इसको ड्रॉप कर दिया गया था 1950 से, और फिर सिर्फ बचता है हमारा इंडियन एयर फोर्स। ठीक है जी। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयर फोर्स? हमारी भारतीय वायुसेना का जो मोटो है वो क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है नभ स्प्रंश दीपम। ये आपको याद रखना है भाई, ये इंडियन एयर फोर्स का मोटो है। ये भगवत गीता से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? टच द स्काई
विद ग्लोरी। तो इसको याद रखिएगा भाई। बिफोर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950 व्हाट वाज द एयरफोर्स ऑफ इंडिया नोन एज? अभी पीछे बताकर आया था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। इसका समय भी मैंने बताया था, है ना? तो याद रखेंगे इसको। इंडिया हैज दी व्हाट लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड? भारत की जो वायुसेना है वो कितने नंबर पर आती है? ये फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है पूरे विश्व के अंदर। याद रखिएगा। इससे पहले कौन कौन आता है? यूएसए, रशिया एंड चाइना। फिर उसके बाद हमारा देश फोर्थ नंबर पे आता है इसमें। द कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज कॉल्ड? तो भारतीय सेना की जो कमांडो फोर्स है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कमांडो फोर्स को जाना जाता है गरुड़ कमांडो फोर्स के नाम से, इंडियन एयरफोर्स की। तो याद रखिएगा ये स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है इंडियन एयरफोर्स की। 2004 में इसको फॉर्म किया गया था। कोई भी एयरबेस को डिफेंस करना हो, रेस्क्यू मिशंस हो या फिर एंटी हाईजैक ऑपरेशंस हो, उनको चलाने के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स। Who took command of the Indian Air Force as the 24th Chief of Air Staff from 30th September 2021? अब देखो करंट के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर 2021 का पूछ लिया है तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का नाम याद यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, तो अभी जो भी आपके करंटली एयर चीफ है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, एयर चीफ मार्शल। Who was the only officer to be promoted to the 5-star rank of Marshal of the Indian Air Force? एक ही वह अधिकारी है जिन्हें वायुसेना के मार्शल 5 तारांक के रैंक के लिए पदोन्नत किया गया है। इसमें आपको अर्जन सिंह का नाम याद रखना है भाई, अर्जन सिंह औलाक। ये कब की बात है? ये 2002 की बात है। तो मार्शल की रैंक दी गई थी इंडियन फोर्स के अंदर, और ये एकमात्र ऐसे पर्सन है जिन्होंने 5 स्टार रैंक को इंडियन फोर्स के अंदर वो कराया, होल्ड कराया। ओके, अर्जन सिंह। एयर चीफ मार्शल हु टेक्स द पोजीशन ऑफ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये कौन से स्टार के रैंक ऑफिसर होता है? जो एयर चीफ मार्शल होते हैं ना, ये 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं भाई। ठीक है, ये हाईएस्ट एक्टिव रैंक होती है इंडियन फोर्स के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। और एकमात्र 5 स्टार वाले जो मैंने बताए थे वो मैंने पीछे आप लोगों को बताए थे, जिनका नाम हमने क्या जाना था? अर्जन सिंह। तो याद रखोगे इसको। चलिए भाई, भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय वायु सेनापति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द इंडियन एयर फोर्स? अच्छा सवाल है, स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में काफी इंपॉर्टेंट है। ये है सुब्रतो मुखर्जी, इनका नाम याद रखना है भाई। तो ये पहले इंडियन चीफ बनते हैं एयर स्टाफ के, कब? 15 अप्रैल ऑफ 1954 को। तो याद रखेंगे सुब्रतो मुखर्जी का नाम। Who was the Air Chief Marshal of India just before विवेक राम चौधरी? विवेक राम चौधरी से ठीक पहले भारतीय वायुसेना पति कौन थे? तो इनका भी नाम याद रखना है। ये है आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, ये 23rd थे, जो अभी 2021 के अंदर 24 में मैंने बताया, उनसे पहले ये थे। तो ये पुराना सवाल है, लेकिन आपको याद रखना है कि अभी कौन है, उनसे पहले के कौन थे। 2-3 पिछले याद रखने चाहिए। The Indian Air Force has been divided into how many commands for effective command and control? भारतीय वायुसेना को कितने कमांड्स के अंदर डिवाइड करा गया है? तो आपको याद रखना है ये 7 कमांड में डिमांडेड है हमारा इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सो दैट के एक स्मूथ, इफेक्टिव और रीजनल स्पेसिफिक जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें कौन कौन से हैं? वेस्टर्न एयर कमांड है, जो कि कहां पर आता है भाई? न्यू दिल्ली के अंदर आता है। इसी प्रकार से ईस्टर्न एयर कमांड है, ये कहां पर लोकेटेड है? ये शिलोंग में। इसी प्रकार से सेंट्रल एयर कमांड है, इसकी लोकेशन कहां पर है? प्रयागराज में। ऐसे ही आपको साउदर्न एयर कमांड नजर आएगी, ये कहां पर लोकेटेड है? ये त्रिवेंद्रपुरम में। ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जो लोकेशन है वो कहां पर है? गांधीनगर में। तो कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से बने? एक इसका ट्रेनिंग कमांड है, ट्रेनिंग कमांड कहां पर है? बेंगलुरु में। और ऐसे ही इसका एक मेंटेनेंस कमांड है, जिसकी लोकेशन कहां पर है? नागपुर में। तो ये 7 इसके कमांड है जो कि इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है। द इंडियन एयरफोर्स करंटली हैज कितने ऑपरेशनल कमांड, कितने ट्रेनिंग कमांड और कितने मेंटेनेंस कमांड? अभी मैंने आपको पीछे बताए थे, तो 5 तो उसमें ऑपरेशनल थे।
जिसमें आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल है ना, और सॉरी आपका एक वेस्ट था, एक ईस्ट था, एक साउथ था, एक सेंट्रल था और एक साउथ वेस्ट था। ये 5 ऑपरेशनल कमांड थे। ट्रेनिंग कमांड भी एक था जो बैंगलोर में था और मेंटेनेंस कमांड भी एक था जो कि नागपुर में था। तो 511 ये आपको याद रखना है इंडियन एयरफोर्स के जो कमांड्स हैं। ओके। ईच कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक। तो जितनी भी कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, उसको कौन से इन 4 विकल्प में से रैंक के ऑफिसर होल्ड करते हैं? वो होता है एयर चीफ मार्शल, जो इन कमांड को हेड करता है। एयर मार्शल, सॉरी एयर चीफ मार्शल नहीं, एयर मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल नहीं, एयर मार्शल। ठीक है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इसमें से बताइए कौन इंडियन एयरफोर्स का एक कमांड नहीं है? तो क्या हमने नॉर्दर्न एयर कमांड का नाम सुना था? नहीं ना। नो, इस प्रकार से आपको कमांड नजर आएगा जो कि नॉर्दर्न है। ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, सेंट्रल है, और कौन सा रह गया? साउथ वेस्टर्न है। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड? अभी पीछे बताकर आया था, वेस्टर्न एयर कमांड आपका दिल्ली के अंदर लोकेटेड था। ओके, तो डी आपका यहां पर आंसर रहेगा। तो 100 सवाल का डिस्कशन तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो 50 सवाल है उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके अगले 50 सवाल उससे अगली क्लास में। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट वगैरह रहे, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये इंस्टाग्राम का मेरा यूजर नेम है रॉबिन SIRG। आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई करूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उनको ज्वाइन जरूर करना है। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। इसी पर मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। ये सारे कोर्सेज मेरे ऐप पर आपको नजर आएंगे, और ये जो स्टैटिक जीके वाला कोर्स है ये भी मेरे एप्लीकेशन पर आपको नजर आएगा, जहां पर क्विजेज और बाकी की चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूजर नेम पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इस यूजर नेम पर रॉबिन SIRG। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है, वहीं पर मैं आपको कोई भी अपडेट देने के लिए मैसेज करता हूँ। तो चलिए इसमें इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।